क्या खत्म हो गया है ब्रांड मोदी का जादू? पिछले 48 घंटों में पीएम मोदी को लगे हैं कई बड़े झटके। कैसे एक झटके में अब खत्म हो गया है बीजेपी का 26 साल का बना बनाया खेल। जी हां, सिर्फ 48 घंटे के भीतर बैक टू बैक मोदी सरकार को कौन से बड़े झटके लगे हैं? क्या वाकई ब्रांड मोदी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? जिस ब्रांड को बनाने में 26 साल लगे, आखिर 48 घंटों में कैसे खत्म होने की कगार पर वो ब्रांड पहुंच गया है? और क्या ये सिर्फ कुछ दिनों की हलचल है या फिर बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत अब मिल रहे हैं? ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के अंदर की हलचल से देश से लेकर विदेशी मंचों तक कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सत्ता, संगठन और नेतृत्व तीनों पर बहस तेज कर दी है। कहीं पार्टी के फैसलों पर नाराजगी दिखाई दी, कहीं नेताओं के समर्थक सड़क पर उतरे, कहीं विदेशों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों और उनकी राजनीति को लेकर कई सवाल उठे। सवाल ये नहीं है कि ये एक घटना है, सवाल ये है कि इन तमाम घटनाओं को जोड़कर आखिर क्या तस्वीर बनती है। क्योंकि जिस ब्रांड को बनाने में सालों की मेहनत लगी, जिस राजनीतिक ब्रांड को दुनिया के सामने मजबूत नेतृत्व के रूप में पेश किया गया, उस पर पहली बार इतने सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। आज की इस रिपोर्ट में एक एक करके बीजेपी के डाउनफॉल की सारी इनसाइड स्टोरी खोलेंगे, दिखाएंगे पिछले 48 घंटों की पूरी टाइमलाइन और कैसे सिर्फ देश ही नहीं विदेश तक अब सवाल उठ रहे हैं। समझाएंगे इसकी पीछे की पूरी राजनीतिक कहानी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राची शर्मा और आप देख रहे हैं पीआरबी। पूरा मामला समझने से पहले ये हेडलाइंस देखिए। पहली हेडलाइन, बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी नहीं लड़ेंगे चुनाव, नामांकन वापस लेने का किया ऐलान। दूसरी हेडलाइन देखिए, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद सड़कों पर समर्थक, हाईवे जाम, दतिया में मचा बवाल। तीसरी हेडलाइन देखिए, नो मोर इंडियंस, पीएम मोदी के होटल के बाहर हंगामा करने लगा युवक, एक्शन में आई ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दबोचा। चौथी हेडलाइन देखिए, रूसी तेल खरीद पर लगेगा 500% टैरिफ, अमेरिकी सांसद पार्लियामेंट में पेश करेंगे नया बिल, भारत की बढ़ेंगी मुश्किलें। अब ये हेडलाइंस देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि ब्रांड मोदी की इमेज की कैसे मट्टी पलीत की जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने घर से, यानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। बात करते हैं झटका नंबर 1 की। बागी बाजार से बीजेपी के घोषित उम्मीदवार अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी जैसी पार्टी का कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गया, वो भी तब जब पार्टी के बड़े नेता कैमरे पर कहते थे कि हमारे पास एक एक कार्यकर्ता का बायोडाटा है। तब भी वो कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गया और अपना नामांकन उसने वापस ले लिया। अब आते हैं झटका नंबर 2 पर। मध्य प्रदेश के दतिया में तगड़ा बवाल मचा। बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने सड़कों पर चक्का जाम करके बड़ा बवाल मचाया। पथराव हुआ और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही एफआईआर दर्ज हो गई। एक जमाने में जो नेता दिल्ली के सबसे करीबी ब्लू आइड बॉय माने जाते थे, आज उन्हें दिल्ली जाकर सफाई देनी पड़ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 2014 के बाद बीजेपी के भीतर ऐसा खुला विद्रोह पहली बार देखा जा रहा है। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इसमें नरोत्तम मिश्रा बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन के बाद एक जनसभा में बोलते हुए अचानक रो पड़े। आंसू पोंछते हुए उन्होंने जनता के सामने हाथ जोड़े और दतिया की जनता को अपना मालिक बताते हुए आशुतोष तिवारी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की। जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में, मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। वीडियो आपने देखा। अब आप इन आंसुओं से अंदाजा लगा लीजिए कि नरोत्तम मिश्रा के दर्द का क्या सबब है जो आंसू में छलक रहा है। नरोत्तम मिश्रा का दर्द कितना बड़ा है जो अपने ही नामांकन को उन्होंने वापस लिया और उसके बाद दूसरे उम्मीदवार के लिए वो वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे झटके पर। 7 समंदर पार जाएंगे, जहां का सच गोदी मीडिया ने आपसे पूरी तरह छिपा लिया। गोदी मीडिया लगी है पीएम की वाहवाही करने में, लेकिन जो सच है वो छुप गया है, उसे हम आज आपको बताएंगे। तो सुनिए झटका नंबर 3 की कहानी। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी की बड़ी रैली तो हुई, लेकिन वहां के लोकल मीडिया ने क्या छापा
उन्होंने लिखा, फ्री करी एंड रोटी के चक्कर में भीड़ जुटी। ये न्यूज़पेपर का क्लिप अब आप देखिए। अब कुछ लोग इसे फेक कह रहे हैं। खैर, उसकी जांच तो अभी जारी है कि ये फेक है या फिर सच है, लेकिन इस न्यूज क्लिप ने बड़ा बवाल मचा दिया। इस क्लिप की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो किरकिरी हुई है भारत की, उसका क्या ही कहें। मोदी जी की तो अलग किरकिरी हो ही रही है। अब आइए झटका नंबर 4 पर। मेलबर्न के स्टेडियम के अंदर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तो ठीक स्टेडियम के बाहर मास प्रोटेस्ट भी चल रहा था, जहां नारे लग रहे थे, मोदी गो अवे। अब जरा ये वीडियो देखिए। Ladies, wake up! Ladies, wake up! Ladies, go home! अब आपने सुना कैसे मोदी गो होम के नारे इस स्टेडियम में गूंज रहे हैं। जहां एक तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, तो वहीं मोदी गो होम के नारे भी गूंज रहे हैं। देश में तो मोदी जी खूब वाहवाही बटोर लेते हैं, पर वो सिक्का विदेश में आखिर क्यों नहीं चल पा रहा? आखिर क्या कमी रह गई है मोदी जी? अब आप बताइए। बात करते हैं झटका नंबर 5 की। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े मीडिया हाउस ने एक अजीब रिपोर्ट छाप दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी गई थी कि मोदी जी के शेड्यूल में सीढ़ियां कम रखी जाएं और बीच बीच में नैप्स यानी कि झपकी लेने के लिए प्रॉपर समय दिया जाए, प्रॉपर गैप दिया जाए। अब ये हम यूं ही हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। द वायर की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मोदी के दौरे के लिए झपकी लेने के समय और बिना सीढ़ियों वाली जगहों की मांग इस रिपोर्ट में की गई है। भाई, जो प्रधान सेवक बिना थके काम करते रहते थे और केवल 3 से 4 घंटे सोने का दावा करते थे, उन्हें आखिर ये नैप, आखिर झपकी की जरूरत क्यों पड़ने लगी? अब आइए झटका नंबर 6 पर। जब न्यूजीलैंड के पत्रकारों ने पूछा कि भाई मोदी जी लोकल जर्नलिस्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो इस पर हमारे विदेश मंत्रालय के जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे विदेश मंत्रालय के अफसर टंडन साहब ने ऐसा अजीब जवाब दे दिया कि उसके बारे में क्या ही कहें। उन्होंने कहा कि भारत की जनता गांव में रहती है और वो सीधा संवाद पसंद करती है, वो मीडिया पर भरोसा नहीं करती। हिंदुस्तान की इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए। अब यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो लिखा है, अब आपको वो पढ़कर बता देते हैं। इस रिपोर्ट में जो भी छपा है उस पर अब एक नजर डालिए। पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए रुद्रेंद्र टंडन ने साफ किया कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में प्रधानमंत्री के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल उठाना उनके लिए उचित नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी को एक बेहद सफल राजनेता बताया। टंडन ने पीएम मोदी को विशुद्ध भारतीय राजनेता करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनेता अपने मतदाताओं से सीधे संपर्क करना पसंद करते हैं। उन्हें ये पसंद नहीं है कि कोई उन्हें ऊपर से ज्ञान दे या बिचौलियों के जरिए उनसे बात की जाए। देखा आपने, मीडिया और पत्रकार अब बिचौलिए हो गए। जनता तक अपना प्रचार करने के लिए मोदी जी आपको इन्हीं बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। शायद आप भूल गए हैं। कम से कम मोदी जी न्यूजीलैंड के पत्रकारों का तो जवाब दे देते। अब आते हैं झटका नंबर 7 पर, जो सीधे सीधे अमेरिका से आया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने मिलकर एक बेहद कड़ा कानून तैयार कर लिया है, जिसके तहत 500% तक का क्रशिंग टैरिफ लगाया जा सकता है। अमेरिकी सांसदों ने इसे बाकायदा बोन क्रशिंग टैरिफ कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत पर इसका क्या ही असर होगा, तो जरा ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देख लीजिए। इस पर एक नजर डालिए, जिसमें साफ लिखा है कि यूएस के 4 सीनेटरों ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध लगाने वाले कानून को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। प्रस्तावित कानून का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। मतलब साफ है कि भारत भी इसकी चपेट में जरूर आ सकता है। मोदी जी के परम मित्र ट्रंप से शायद उनकी बन नहीं रही, तभी ये सब हो रहा है। अब झटका नंबर 8 देश के सिस्टम से जुड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील ने गुस्से में आकर जजों के सामने फाइल फेंक दी और सीजीआई के नाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया, सीजीआई को साफ साफ गाली दे दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और आपने देख भी लिया होगा। ये दिखाता है कि देश में आम आदमी का सिस्टम से भरोसा किस कदर टूट रहा है। जब बड़े लोगों के खिलाफ थानों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए चप्पलें घिसनी पड़ रही हैं, तो सिस्टम की आप सोच लीजिए कि सिस्टम का कितना बुरा हाल है।
इन सब झटकों के बीच नौवां झटका हमारे देश की बुद्धिजीवी जाहिलियत से जुड़ा हुआ है। जब राम मंदिर में चोरी की खबरें आई तो बॉलीवुड के एक बड़े दिग्गज अभिनेता और अंधभक्त अनुपम खेर जी ने एक लॉजिक दिया। उन्होंने कहा, अरे ये तो मामूली चोरी है, असली लुटेरा तो गजनी था। मतलब घर का बंदा अगर चोरी करे तो वो मामूली है, नॉर्मल है, और इतिहास में मुगलों ने चोरी की तो वो असली लुटेरे हैं। ऐसे लॉजिक सुनकर तो कोई भी अपना माथा पीट लेगा। तो दोस्तों, पिछले 48 घंटे की टाइमलाइन साफ दिखाती है कि चाहे पार्टी के अंदर का असंतोष हो या विदेश नीति के मोर्चों पर बढ़ता हुआ दबाव, चीजें अब वैसी बीजेपी के लिए नहीं रही हैं जैसी 2014 या 2019 में थी। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई ब्रांड मोदी का जादुई असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है? क्या ये सिर्फ विपक्ष की और कुछ मीडिया हाउस का प्रोपेगेंडा है या फिर इनमें पूरी पूरी असलियत छिपी हुई है? इन 9 झटकों में से आपको सबसे बड़ा झटका मोदी सरकार के लिए कौन सा लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीआरपी को फॉलो करना ना भूलें। बाकी ऐसे ही फैक्ट बेस्ड न्यूज के लिए जुड़े रहिए पीआरपी के साथ।